हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज का हम इस वीडियो में अनुवाद के गुण के बारे में जानेंगे, यानी अनुवाद के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रस्तावना। वर्तमान समय में अनुवाद की सीमाएं बहुत विस्तृत हो गई है, यानी एट प्रेजेंट समय अगर हम देखें, प्रेजेंट सिनेरियो में जो है अनुवाद जो है ट्रांसलेशन की सीमाएं जो है बहुत बढ़ गई हैं। अनुवाद का कार्य व्यापक हो गया है, यानी अनुवाद अनुवाद करने का जो एक कार्य है, यह कार्य बहुत बड़ा व्यापक हो गया है। यह किसी भी एक स्थान या देश से संबंधित नहीं होता, बल्कि सारे विश्व को आपस में बांध कर रखने का एक शक्तिशाली साधन है। ये अनुवाद का एक गुण है ना दोस्तों, ये किसी देश या विश्व को या किसी स्थान को ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पर्सनल उनका ये जो है अनुवाद के द्वारा जो है हम देश विदेश में सबसे बात कर सकते हैं और एक सूत्र में जो है ये सबको बांध कर रखता है और इससे जो है शक्तिशाली जो है साधन प्राप्त होता है। एक अनुवादक तभी सफल होता है, एक अनुवादक तभी सफल हो सकता है जब वह चौमुखी प्रतिभा संपन्न हो। यानी एक अनुवादक तभी यानी अनुवादक जो है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब वो चहुमुखी प्रतिभा का संपन्न हो दोस्तों। ये 10 गुण है ना दोस्तों, ये 10 गुण जो है अनुवाद के गुण है। हम यहाँ से जो है अनुवाद के गुण के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला जो है मूल निष्ठता का निर्वाह जो है दोस्तों पहला है। एक अनुवादक के लिए सबसे अनिवार्य है कि वह अनुवाद सामग्री की मूल निष्ठता को बनाए रखे। यानी ये सबसे पहले में कहा गया है दोस्तों, यानी एक अनुवादक जो होता है उसके लिए जो है सोर्स ऑफ लैंग्वेज में से जो ट्रांसलेट किया जाता है टारगेट लैंग्वेज में, वो जो है मीनिंग को सेम रखने की प्रयत्न करे। यानी सोर्स ऑफ लैंग्वेज में जो उसका मीनिंग होता है उसे उसी भाषा में रखने की प्रयत्न करे। उनके अर्थ, भाव और उद्देश्य से वह तनिक भी विचलित ना हो। यानी इधर देख सकते हैं दोस्तों, उसके मीनिंग से, भावार्थ से, उद्देश्य से, यह सभी से जो है वो थोड़ा भी विचलित नहीं होना चाहिए। और जो है वो सोर्स ऑफ लैंग्वेज में जो कहना चाहता है, जो सोर्स ऑफ लैंग्वेज में कहा गया है उसे ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में वैसा ही कहना होगा। ऐसा करने पर ही वह सफल अनुवादक की भूमिका निभा सकता है। ऐसा करने पर ही वो जो है एक सफल अनुवादक के रूप में जो है वो अपना भूमिका अदा कर सकता है। अनुवादक को शब्दों या वाक्यांशों को अनुवाद करते समय तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करें। इसमें कहा गया है जब ट्रांसलेटर यानी अनुवादक जो रहता है वो शब्दों को यानी वर्ड्स टू वर्ड, लेटर टू लेटर जो है उसे चेंज करके बोलता है, यानी तोड़ मरोड़ कर, जिसे हम कह सकते हैं चेंज कर बोलता है, वैसा जो है उसे नहीं करना चाहिए। ये था मूल निष्ठता का निर्वाह। अब दूसरा जो मुख्य अनुवाद का गुण है वो है स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा में निपुणता। यानी उसे सोर्स ऑफ लैंग्वेज और टारगेटेड लैंग्वेज में जो है पूरा ज्ञान रहना चाहिए। स्रोत भाषा का अर्थ ऐसी भाषा से है जिसका हमें अनुवाद करना है। यानी सोर्स ऑफ लैंग्वेज में का उसका अर्थ होता है जिस लैंग्वेज को हम अनुवाद करेंगे वो जो है सोर्स ऑफ लैंग्वेज कहलाता है। लक्ष्य भाषा का अर्थ ऐसी भाषा से है जिसमें हम अनुवाद करना है, और जिस भाषा से हम अनुवाद करेंगे यानी जिस टारगेटेड लैंग्वेज में अनुवाद करेंगे उसे ही जो है लक्ष्य भाषा कहा जाता है। यदि आप हिंदी से तेलुगु में अनुवाद करते हैं तो ऐसे संदर्भ में हिंदी स्रोत भाषा और तेलुगु जो है लक्ष्य भाषा कहलाएगी। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में से तेलुगु लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हिंदी जो है सोर्स ऑफ लैंग्वेज के अंडर आएगा और तेलुगु जो है टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर आएगा। अगर एग्जांपल सेम अगर हम देखें, आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हिंदी जो है सोर्स ऑफ लैंग्वेज और इंग्लिश जो है टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर में जो है आएगा। इसीलिए किसी भी अनुवादक को चाहिए कि उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का समान
समान और परिपक्व ज्ञान हो, यानी इसमें कहा गया है जो अनुवादक रहता है, इसीलिए जो है जो अनुवादक रहता है उसे सोर्स ऑफ लैंग्वेज यानी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा या जिसे हम टारगेटेड लैंग्वेज कहते हैं, उसमें जो है उसे समान यानी पूरी तरह से उसे जो है ज्ञान रहना चाहिए, स्रोत भाषा का भी और लक्ष्य भाषा का भी। और तीसरा है बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता के बारे में जो हम इस अभी जानेंगे। एक अनुवादक को बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता का गुण उच्च कोटि का होना चाहिए। यह बोधगम्यता का अर्थ अनुदित सामग्री को समझाने का स्तर है, यानी यहाँ पर कहा गया है ये बोधगम्यता जो है इसका अर्थ होता है अनुदित सामग्री को जो है समझाने का स्तर जो है उसे ही बोधगम्यता कहा जाता है। जबकि संप्रेषणीयता का अर्थ है अनुदित सामग्री का सरल व सुगम ढंग से आदान प्रदान करना, यानी संप्रेषणीयता का अर्थ होता है जो है हम आधुनिक सामग्री का जो है सरल यानी इस सरल और सुगम ढंग से जो हम आदान प्रदान करते हैं उसे ही जो है संप्रेषणीयता कहा जाता है। संप्रेषणीयता उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, किंतु सभी अनुवाद बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता के स्तर पर एक समान नहीं था, कोई कम तो कोई अधिक था। यहाँ पर उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि वाल्मीकि जो थे जिन्होंने रामायण ग्रंथ का कई भाषाओं में जो है उन्होंने अनुवाद किया है यानी ट्रांसलेट किया है, परंतु किंतु जो है उन्होंने अनुवाद में जो है बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता का जो है स्तर एक समान नहीं रखा, उन्होंने एक समान नहीं था। इसके कारण जो है किसी में कोई कम था तो और किसी में अधिक था। ये था अर्थ बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता। चौथा जो है विषय का विशिष्ट ज्ञान, यानी आपको सब्जेक्ट पर जो है एक टोटली एक कंप्लीट नॉलेज आपको रहना चाहिए। अनुवाद करने के लिए मात्र लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। यानी अगर आप एक ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं, अगर आप एक ट्रांसलेटर हैं तो आपको जो है सोर्स ऑफ लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में लैंग्वेज आना ही एक मुख्यता नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट जो टॉपिक पे कहा गया है वो सब्जेक्ट का नॉलेज भी जो है आपको रहना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई अनुवादक अर्थशास्त्र की शब्दावली पर पूरी पकड़ रखता है तो उसका अर्थशास्त्रीय अनुवाद किसी अन्य विषय की उपेक्षा उच्च कोटि का होगा। यानी इस पे कहा गया है अगर किसी व्यक्ति को जो है अर्थशास्त्र में जो है अधिक ज्ञान है और उसे जो है अर्थशास्त्र के बारे में सब कुछ पता है तो वो जो है अर्थशास्त्र में जो है उच्च कोटि का यानी सबसे बड़े ट्रांसलेटर के रूप में जो है वो कहलाएंगे। और अगर उन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान है और दूसरे ट्रांसलेट में जाके करेंगे तो वो वहाँ पर उच्च कोटि के जो है अनुवादक नहीं कहला पाएंगे। यही कारण है कि अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग अनुवादकों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। यानी इसमें कहा गया है हर एक अलग टॉपिक, हर एक अलग सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज, विषय के लिए जो है सब्जेक्ट के लिए जो है टॉपिक के लिए जो है अलग अलग यानी डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसलेटर के आवश्यकताएं पड़ती हैं। और पांचवा जो है विभिन्न विषयों का ज्ञान, उसे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज रहना चाहिए। यानी अनुवादक में विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी जो ट्रांसलेटर हैं उन्हें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में उसे जो है पूर्ण तरह से यानी पूरी तरह से उसका नॉलेज रहना चाहिए हर सब्जेक्ट में। उदाहरण के लिए यदि कोई हिंदी भाषी अनुवादक किसी अन्य भाषा की खेल संबंधित कहानी का अनुवाद कर रहा है तो उसे खेल से संबंधित शब्दावली का औसत ज्ञान होना चाहिए। यानी इसमें कहा गया है कोई अगर हिंदी भाषा जो बोलता है अगर वो अनुवाद एक खेल संबंधी कहानी के बारे में अनुवाद करना चाहते हैं तो उन्हें जो है खेल के बारे में
पूरी तरह से नॉलेज रहना चाहिए, तभी जो है वो एक विषय का यानी एक अनुवादक बन सकते हैं। अन्यथा वह अनुवाद करते समय भारी चूक कर सकता है। यानी अगर वो उन्हें खेल के बारे में कुछ पता ही नहीं और वो खेल संबंधित कहानी पर अनुवाद कर रहे हैं, तो उस समय जो है वो भारी चूक कर सकते हैं। और सिक्स्थ वन जो है, छठा जो है, विषय के अनुरूप भाषा विधान, यानी जिस तरह का हमें विषय है उसी रूप जो है भाषा का विधान हमें करना चाहिए। अगर कोई अनुवादक को महात्मा गांधी की जानकारी गुजरात भाषा में मिली है, जिसे उन्हें हिंदी में अनुवाद करना है, तो वह अनुवादक को संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अगर महात्मा गांधी के बारे में जो है, यानी महात्मा गांधी जी के बारे में जो है कोई ट्रांसलेटर यानी अनुवादक जो है उसे गुजराती भाषा में से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना है, तो इस ट्रांसलेशन के लिए उन्हें जो है संयत भाषा का प्रयोग जो है करना है। इसी संयत भाषा के द्वारा जो है वो गुजराती से हिंदी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि गांधी जी अत्यंत शांति प्रिय व्यक्ति थे, यानी हमें मालूम है कि गांधी जी जो थे वे वो जो थे एक शांतिशील व्यक्ति थे। इसीलिए उनके बारे में उसी तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए जो है उनके बारे में अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसी तरह की भाषा के बारे में जो है हमें प्रयोग करना चाहिए। अर्थात किसी महान व्यक्ति संबंधित विषय अनुवाद किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें लास्ट में कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति जैसा है उसी तरह के भाषा के रूप में जो है उनका अनुवाद करना चाहिए, यानी उसी व्यक्तित्व के द्वारा ही उसी रूप में जो है उनके ही अनुरूप में जो है भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी एक शांति प्रिय व्यक्ति थे, तो हमें उसी रूप में जो है अनुरूप में जो है उस भाषा को इस्तेमाल में लेकर उनके बारे में जो है ट्रांसलेट करना चाहिए। अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण, सेवेंथ वन जो है दोस्तों, सातवां, अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण। अनुवाद की सीमा होती है, इसलिए अनुवादक को चाहिए कि वह चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, किंतु अपनी विद्वता का प्रयोग अनुवाद के समय दिखावे के रूप में नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अनुवाद की सीमा जो होती है, अनुवादक को चाहिए कि जो अपने सीमा में रहकर, यानी अपने सीमा में रहकर जो है अनुवादक ट्रांसलेटर का काम करना चाहिए। क्योंकि अपने विद्वान होने का कारण अपने सीमा से बाहर अपने सीमा से बाहर जो जाकर दिखावे के लिए, यानी दिखावे के रूप में जो है एक अनुवाद जो है नहीं करना चाहिए। एक लिमिट में रहकर अनुवाद करना चाहिए। क्योंकि स्रोत भाषा में जो पूछा जाता है उसे ही लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करना चाहिए। यानी इसमें कहा गया है आपसे सोर्स ऑफ लैंग्वेज में जो पूछा गया है उसे ही जो है ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में जो है आपको यानी लक्ष्य भाषा में ट्रांसलेट करना है। अब एथ वन जो है दोस्तों, जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव, यानी इसमें जो कहा गया है आपको अनुवादक का जो है जीवन के बारे में जो है गहरा अनुभव रहना चाहिए और उन्हें जो है बहुत यानी एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अनुवाद एक कला है, यानी ट्रांसलेटर का जो काम है ना दोस्तों, अगर हम कहें ट्रांसलेट जो है एक आर्ट है, और आर्ट के बारे में जो उन्हें पूरा गहरा अनुभव रहना चाहिए। यह जीवन भर के परिश्रम के बाद प्राप्त होती है। अगर एक अनुवादक को जो है गहरा अनुभव आना चाहिए, तो ये आपको जो है पूरी जीवन जब आप परिश्रम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तभी जो है आपको यह प्राप्त हो सकती है। किसी भी अनुवादक के पारंपरिक अनुवाद उनके प्रौढ़ जीवन के लिए अनुवाद से विभिन्न होते हैं। इसका स्पष्ट कारण है जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव। अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो अनुवादक जो है थोड़ा उतने एक्सपीरियंस के साथ जो है कुछ भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह वो उस काम को उस प्रोसेस को जो डेली करते हैं, तो उससे जो है उन्हें एक्सपीरियंस प्राप्त होता है और इस एक्सपीरियंस से जो है वो डे बाय डे बेहतर कर सकते हैं।
और 9th वन है दोस्तों निष्ठा एवं अभ्यास की आवश्यकता, यानी अनुवादक को जो है उस निष्ठा और अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। यानी करत करत अभ्यास से अभ्यात के जड़मति होत सुजान, यानी आप जितना अभ्यास करेंगे आपका अनुवादक का गुण जो है, यानी ट्रांसलेटर अगर आप बनना चाहते हैं, आप जितना अभ्यास करेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसका अर्थ कि बार बार अनुवाद अभ्यास करने से तथा उसके प्रति निष्ठा से आप कमतर या औसतन अनुवादक से उच्च कोटि के अनुवादक बन सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का आपने सुना ही होगा दोस्तों, यानी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक उसी प्रकार आप अनुवादक के लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, या अभ्यास करने से जो है आप एक उच्च कोटि के अनुवादक बन सकते हैं। इसीलिए हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। इसलिए जो है आपको हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। और 10th वन जो है दोस्तों शुद्ध तथा प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग, यानी इसमें जो है शुद्ध भाषा का जो है प्रयोग करना चाहिए। अनुवादक को अनुवाद करते समय शुद्ध तथा प्रभामयी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी इस अनुवादक का जो है जब वो ट्रांसलेट करते रहते हैं तो अनुवादक का जो ट्रांसलेटर जो रहता है व्यक्ति, उन्हें जो है हमेशा शुद्ध और प्रभावमयी भाषा का जो है प्रयोग करना चाहिए। यानी उसमें जो है पोलाइटनेस लैंग्वेज का और एक शुद्ध, यानी उसमें कोई तोड़ मरोड़ का भाषा का प्रयोग करने का ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए विज्ञान विषय में पानी शब्द के स्थान पर जल शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल तौर के एग्जाम्पल दिया है, अगर उससे हम देखें दोस्तों, तो विज्ञान जो है साइंस में जो है उसमें जो है हम साइंस में जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं। उस पानी शब्द के इस्तेमाल के जगह अगर हम जल शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये अनुवादक के लिए अच्छा रहता है और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अतः विज्ञान में जल शब्द का प्रयोग शुद्ध कहलाता है, और विज्ञान में जो है जल शब्द का प्रयोग जो है शुद्ध कहलाता है। यह थी अनुवादक के गुण के बारे में। अगले वीडियो में हम पत्रकारिता के बारे में जानेंगे दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और एग्जामिनेशन अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बाय बाय।